तो रेट कांस्टेंट के टेम्परेचर से कैसे वेरी करेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज तो हम लोग हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग एक इक्वेशन देख लेते हैं which we call as Arrhenius equation। क्या है Arrhenius equation? This equation was empirically given by Arrhenius। K is equal to A e raised to minus EA by RT। इसमें A को हम लोग क्या कहते हैं? A is called as pre-exponential factor। And EA is called as activation energy। activation energy। ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, नाउ प्रोसीडिंग ऑन दिस इक्वेशन को थोड़ा समझते हैं ये कैसे आ रही है। आर्यनस ने तो एम्पिरिकली डिराइव की थी, बट आप थोड़ा इसका लॉजिक समझते हैं। मान लो एक सिंपल सा रिएक्शन में लेता हूं, NO प्लस O3 goes to NO2 प्लस O2। ठीक है, गैस फेस रिएक्शन है, ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड आर गैसेस, करेक्ट। तो सपोज एक कंटेनर लिया मैंने और उसमें NO गैस और O3 गैस रखी। Now molecules will be in a state of constant random motion in which they will collide with each other and with the walls of container। इन कोलिजन से ही रिएक्शन होगा, करेक्ट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोलिजन हमारे मतलब इस कंटेनर की मेन कोलिजन क्या होंगी? व्हाट विल बी द मेन कोलिजन्स ऑफ दिस कंटेनर? NO और O3 के बीच में। NO and O3 नहीं यार, कंटेनर में NO और NO की भी कोलिजन्स होंगी, करेक्ट। O3 और O3 की भी कोलिजन्स होंगी, NO और O3 की कोलिजन्स होंगी, NO और वॉल की कोलिजन होगी, O3 और वॉल की कोलिजन होगी, करेक्ट। यस और नो? यस यस सर। ये 5 कोलिजन मेन होंगी हमारे लिए कंटेनर में। ओके, क्लियर? अब इसमें इन 5 कोलिजन में से हमारे लिए हमारे रिएक्शन के लिए कौन सी कोलिजन इंपॉर्टेंट है? NO और O3। NO and O3
NO3 हमारे रिएक्शन के लिए ये वाली कोलिजन इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। यस और हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि भाई पर सेकेंड कितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, सही है, वही होगा ना रेट ऑफ रिएक्शन। पर सेकेंड प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ओके, सही है। यस सर यस सर। तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल एज वी डिस्कस्ड इसी कोलिजन से बनेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि पर सेकेंड ये कितनी कोलिजन हो रही है, NO और O3 वाली, ओके। यस तो चलो किसी तरह हम लोगों ने कैलकुलेशन करके ये निकाला कि NO और O3 की कोलिजन इस कंटेनर में पर सेकेंड 1000 हो रही है। तो क्या पर सेकेंड 1000 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के बनेंगे, बताओ। यस सर। पर सेकेंड क्या प्रोडक्ट के 1000 मॉलिक्यूल्स बनेंगे? यस सर। जल्दी जल्दी सोच के बोलो। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन Statement repeat. I am saying that I have counted that there are 1000 collisions per second happening between NO and O3 in the container. Okay? yes sir And now my question is, will per second 1000 product molecules be formed? no यस सर। no sir Yes or no की debate है. Those who are saying no, why no? sir number of effective collisions हाँ सर इफेक्टिव कोलिजन्स होने चाहिए Effective collision. ठीक है. तो क्या चीज चाहिए इफेक्टिव कोलिजन के लिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन Proper orientation. So what we are saying, कि every collision will not give me product. Okay? yes Collisions will have to be, collisions will have to cross two barriers. One is a orientation barrier and another is a energy barrier. एनर्जी Okay. तो अब इन दो बैरियर्स के बारे में समझते हैं. पहला बैरियर which they have to cross is a orientation barrier. तो हर कोलिजन जो NO3 के बीच हो रहा है वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल नहीं देगा. क्यों नहीं देगा भाई? NO और O3 के बीच ऐसा एक कोलिजन हो सकता है कि ये NO का मॉलिक्यूल है और ये O3 का मॉलिक्यूल है और ये लोग आके कोलाइड करें. या दूसरा कोलिजन ऐसा हो सकता है कि ये NO का मॉलिक्यूल है, ये O3 का मॉलिक्यूल है और ये दोनों आके कोलाइड करें. अब प्रोडक्ट क्या बनना है? व्हाट इज द प्रोडक्ट? NO2 NO2. NO2 में जो दोनों ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन को अटैच्ड होते हैं. हाँ Yes sir. तो ओजोन जब कोलाइड करे तो उसको नाइट्रोजन एंड से कोलाइड करना चाहिए. ओके? यस वो अगर ऑक्सीजन एंड से कोलाइड करेगा तो हमें रिएक्शन नहीं मिलने वाला है.
तो इस ओरिएंटेशन में कोलिजन हुआ, हमें रिएक्शन नहीं मिलेगा। इस ओरिएंटेशन में कोलिजन हुआ, हमें रिएक्शन मिलेगा। तो हमने जो काउंट की थी कि NO और O3 के बीच हर सेकंड में 1000 कोलिजन्स हो रही है। उसमें से जरूरी थोड़ी ना सारी कोलिजन्स दूसरे ओरिएंटेशन वाली हो रही है। हो सकता है कुछ कोलिजन्स पहले ओरिएंटेशन वाली हो रही होंगी। करेक्ट? यस सर। यस सर। तो जो पहले ओरिएंटेशन वाली कोलिजन्स हैं वो तो हमें रिएक्शन देनी है। सही है? यस यस सर। चलो, और दूसरा बैरियर क्या हम लोग कह रहे थे है? एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर समझते हैं क्या होता है। तो अब मान लो ये एक NO का मॉलिक्यूल है, प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन कराते हैं। ये एक NO का मॉलिक्यूल है, ये एक O3 का मॉलिक्यूल है, और ये दोनों एक दूसरे की ओर अप्रोच करते हैं। ठीक है? इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। यस सर। यस सर। यस सर। अब जैसे ये लोग एक दूसरे के पास अप्रोच करेंगे, पहले तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन जब ज्यादा पास आ जाएंगे तो रिपल्शन होने लग जाएगा उनके बीच। करेक्ट? यस यस सर। और पास आते जाएंगे, रिपल्शन होता जाएगा, स्लो होते जाएंगे, और इवेंचुअली एक जगह आके वो स्टॉप करेंगे, और उस जगह से वो लोग वापस रिपेल होंगे। करेक्ट? यस यस सर। यस सर। तो ये मान लो वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। यहाँ पे जब वो आए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी 0, और इसके बाद वो रिपेल करेंगे। हम क्या चाहते हैं रिएक्शन होने के लिए? कि जब वो यहां से वापस लौटे, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे आ जाए। हम क्या चाहते हैं, जब यहां से वापस लौटे तो कैसे लौटे? ये NO2 ऐसे वापस लौट जाए और O2 ऐसे वापस लौट जाए। करेक्ट? यस यस सर। चाहते यस सर। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाली जगह पे हम आए, वहां से जब रिपेल हो ये लोग, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाए। करेक्ट? यस। अब किसी भी सिचुएशन में कौन सा बॉन्ड टूटता है सबसे पहले? वीक बॉन्ड। जो वीकेस्ट बॉन्ड होता है। करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? जो लॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। एंड में कनेक्ट। जो लॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ओके? यस। अब मान लो इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है 1। ओके? और ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है x। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड कब टूटेगा? X less than y. y बड़ा x से। अगर x y से कम है तो रिएक्शन होगा, लेकिन अगर x y से बड़ा है तो रिएक्शन नहीं होगा। करेक्ट? अब y की डिस्टेंस तो फिक्स है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ तो फिक्स है। x की वैल्यू किस पे डिपेंड होगी? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। x की वैल्यू डिपेंड होगी, ये जो स्टार्टिंग में इनकी काइनेटिक एनर्जी थी, यस। ये काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी x की वैल्यू उतनी कम होगी। भाई जितनी ज्यादा स्पीड से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, उतना एक दूसरे के ज्यादा पास आ सकते हैं ना वो लोग। यस सर। यस सर। यस सर। करेक्ट?
और हमें रिएक्शन होने चाहिए, क्या चाहिए, x की वैल्यू y से कम। मतलब ये जो स्टार्टिंग में जशो हाँ, तो ये जो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी है, इनकी एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, करेक्ट? Yes, sir. Yeah, sir. That minimum value is called as threshold energy. क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी? मिनिमम एनर्जी required for reaction to occur. ठीक है, सही है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो स्टेट है स्टार्टिंग वाली, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, और ये क्या है, प्रोडक्ट्स। और ये जो बीच वाली स्टेट आती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको हम लोग क्या कहते हैं, Transition state. ट्रांजिशन स्टेट और Intermediate. Activated complex. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये इंटरमीडिएट नहीं है, ओके? Yes, sir. और स्टार्टिंग की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो ट्रांजिशन स्टेट में सब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, करेक्ट? अब अगर ये ग्राफ हम एक बनाए ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स मतलब रिएक्शन की प्रोग्रेस के वेरियस स्टेजेस, और रिएक्शन की प्रोग्रेस की वेरियस स्टेजेस क्या है, रिएक्टेंट्स, ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट। ठीक है? Yes. Yes, sir. तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, करेक्ट? हाँ। ये क्या है, ये है रिएक्टेंट्स, ये है प्रोडक्ट, और ये जो पीक है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, ट्रांजिशन ट्रांजिशन स्टेट, करेक्ट? Yes. तो अब इस ग्राफ में अगर हम लोग देखें, ये जो हाइट है, ये क्या डिनोट कर रही है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट? ये हाइट क्या डिनोट कर रही है, प्रोडक्ट्स की एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट? Yes. ये हाइट क्या डिनोट करेगी इस ग्राफ में, एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट की एवरेज पोटेंशियल, ये Maximum. थ्रेशोल्ड एनर्जी, करेक्ट? Yes. और अब ये जो डिफरेंसेस है ना, इस डिफरेंस एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
और सिमिलरली इस हाइट को बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन एक्टिविटी ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड। और ये जो डिफरेंस है ये वाला, ये जो डिफरेंस है ये क्या है? प्रोडक्ट की एवरेज पोटेंशियल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, means this is nothing but delta H of reaction, correct? Yes. And which we can see is also equal to activation energy forward minus backward minus activation energy of backward reaction. ठीक है? Yes. कर लिया नोट? सर लास्ट पे एक बार बताना। डन। सर इस पेज पे वो N और O3 तो पास आने पर रिपेल कर रहे थे, फिर वो N और O का बॉन्ड कैसे बना? अगर दो एटम्स आस पास हैं तो उनके बीच कुछ फोर्सेस तो होंगे ही ना। हाँ सर। Yes. सर इसके पीछे वाला पेज पर। So what will be the result if x equal to y? अगर x equal to y हो जाए तो नहीं होगा ये। ओके। सर ओरिएंटेशन बैरियर वाले पेज पे जाइए, स्क्रीनशॉट ले। तो नाउ इस रिलेशन को देखो अब हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। यू रिमेम्बर थर्मो में एक रिलेशन डिराइव किया था, d बाई डी टी ऑफ डेल्टा जी आर बाई टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच आर बाई टी स्क्वायर। ओके, यस सर। Yes. डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं माइनस आर टी एल एन के, तो वो रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ माइनस आर एल एन के इज इक्वल टू, और डेल्टा एच को हम लिख सकते हैं ई ए ऑफ फॉरवर्ड माइनस ई ए ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, माइनस आर को बाहर निकाल लेते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को हम क्या लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट के एफ अपॉन रेट कांस्टेंट के बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इसको अब हम लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ एल एन के एस माइनस d बाई डी टी ऑफ एल एन के बी इज इक्वल टू ई एफ बाय आर टी स्क्वायर माइनस ई ए बी बाय आर टी स्क्वायर। ओके, तो इसका जनरलाइज्ड रिजल्ट अब क्या लिख सकते हैं, देखो इसका जनरलाइज्ड रिजल्ट ये लिख सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ एल एन के इज इक्वल टू ई ए बाय आर टी स्क्वायर। सही है? Yes. तो ये आ गई हमारी मेन इक्वेशन फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट के। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो dt को उधर ले जाएं तो d ऑफ एल एन के इज ई ए बाय
RT square dt, and assuming EA is independent of temperature. इंटीग्रेट करें, सही है। तो क्या आ जाएगा, ln k इज इक्वल टू माइनस EA/RT प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो k को हम क्या लिख सकते हैं, e⁻c इंटू e⁻ माइनस EA/RT, और इस e⁻c को हम लोग लिख लेते हैं अनदर कांस्टेंट a। तो दिस बिकम्स आर्डिनस इक्वेशन। तो देख लो आर्डिनस इक्वेशन कब वैलिड है, व्हेन EA इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, ठीक है। अगर यस हाँ। सर। अगर EA इंडिपेंडेंट नहीं है टेम्परेचर से, देन वी विल यूज दिस इक्वेशन। ओके, सो ये -RT ln k का नेगेटिव कहाँ गया? इधर भी तो एक नेगेटिव था, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। यस सर। सर ये डेल्टा GR क्या है? डेल्टा G ऑफ रिएक्शन, ओके सर। हो गया। नो सर। हाँ एक मिनट सर। सर आपको नेक्स्ट पेज कर सकते हो प्लीज। तो अब दो टेम्परेचर्स पे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो एक तो ये होगा इक्वेशन, इसको लॉग फॉर्म में लिख लें। तो लॉग फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT। सही है। ln यस k वर्सेस 1/t का ग्राफ बना सकते हैं। कैसा बनेगा ये ग्राफ, with a straight line with a slope of minus EA/R and y-intercept at ln। ठीक है। दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे अगर रिलेट करना है, तो मान लो टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट इज K1, और
टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट इज K2. Now we subtract these both. तो ये आ गया रिलेशन दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट को रिलेट करने का. We can also define temperature coefficient. जनरली अल्फा से डिनोट करते हैं. तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 10 केल्विन. ओके, जनरली हम लोग 25 और 35 का डिफरेंस लेते हैं. तो जनरली अल्फा इज K at 35 degrees centigrade upon K at 25 degrees centigrade. Okay, and for most of reaction, alpha की value lies between 2 to 3. मतलब अगर 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया तो के एटलीस्ट 2 टाइम्स बढ़ जाता है और एट मैक्स 3 टाइम्स बढ़ सकता है. ठीक है, यस कितना नोट हो गया? तो प्रीवियस पे दिखाओ. कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. कैसे करता है वो भी अब समझिए. टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे देखा है सर. तो फॉर मोस्ट रिएक्शन अल्फा 2 से 3 रहता है, इसका मैं मतलब नहीं समझा. अरे ये एक फैक्चुअल फाइंडिंग है कि अल्फा की वैल्यू 2 और 3 के बीच होती है. ओके सर. कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट पाथवे. एक कोई दूसरा पाथ निकाल लेता है रिएक्शन के. पाथवे फॉर रिएक्शन विथ लोअर थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उस पार्ट की थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होती है. तो मतलब अगर ऐसा ग्राफ बन रहा था हमारा एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का जिसमें कैटलिस्ट नहीं था इन्वॉल्व, कैटलिस्ट के साथ ये ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे. ठीक है, तो कैटलिस्ट ने क्या किया? थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर दिया. इतनी वैल्यू से थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो गई. करेक्ट? यस सर. और तो इतनी वैल्यू से एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गई फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की. यस और नो? यस यस. तो अब देखो रेट कांस्टेंट में कितना फर्क आएगा. के एफ डैश अपॉन के एफ या के बी डैश अपॉन के बी कितना हो जाएगा? ई रेस टू डेल्टा ई ए बाय आर टी. सही है. वेयर डेल्टा ई ए इज दिस कितने
कितने अमाउंट से चेंज किया है इसने थ्रेशोल्ड को। क्लियर है? यस सर। तो कैटलिस्ट देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस को फास्ट करता है। ओके, हाँ सर। क्योंकि वो दोनों डायरेक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ओके, यस सर। तो इसीलिए कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है? यस सर। इतना नोट कर लिया? हाँ सर कर लिया। सेकंड सर। चलो बुकलेट ओपन करो। FBS 50 तक हो गया है ना? 51 to 60 स्टार्ट करो।
हो गए कंप्लीट? चलो बोलो कौन कौन से डिस्कस करने हैं? 54। सर 51 वाले में एक बार कैलकुलेशंस करके बताना। वो तो कैलकुलेटर से ही करनी पड़ेंगी। मतलब वो ई की पावर वाले जो क्वेश्चन है वो सब कैलकुलेटर से करना। हाँ, अभी एग्जाम में वो वैल्यूज दी जाएंगी। ओके, यस सर। कौन सा करना है बताओ? सर 52 सर 54। 54 में तुम्हें log k का फंक्शन दिया है, करेक्ट? यस सर। उसको ln में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, ये बताओ। तो कर सकते हैं सर, Yes, log sir. e से डिवाइड करके। इसे क्या करोगे ln में कन्वर्ट करने के लिए? log e से डिवाइड by 2.303। divide by 2.30। डिवाइड नहीं भाई, मल्टीप्लाई बाय 2.30। ओके, तो उसको कन्वर्ट लेते हैं। तो हमें जो इक्वेशन दी गई थी, सर जब बैलेंस से लॉग में हाँ कन्वर्ट करते हैं सर, तब 2.303 इनटू लॉग आता है ना। yes, तो इससे ln में कन्वर्ट करें तो डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे ना। ln x is 2.303 log x। हाँ सर। तो मल्टीप्लाई करोगे ना तभी तो ये ln बनेगा। यस सर। ओके सर। सर मैंने सर वो बोला सर, log e से डिवाइड करने की बात की सर मैंने तो। तो log के दिया है तुम्हें 5.4 माइनस 212 बाई t प्लस 2.17 log t। इसमें 2.303 मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन गया ln के करेक्ट। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो पहली टर्म का डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशियल हो गया ठीक है। और d बाई डी टी ऑफ ln के होता है EA बाय RT²। तो ये इससे EA क्या आ गया हमारे पास? ठीक है, ओके। अब इसमें बस T की वैल्यू रख दो जिस टेम्परेचर पे EA निकालना है। ओके, नोट करो।
हो गया नोट? यस सर। और कोई डाउट? 59। तो 59 का डी। हाँ, 59 के डी में क्या दिक्कत आई? उसमें वो ग्राफ दिया है, करेक्ट? यस सर। और ग्राफ डी में दिक्कत आई। डी पार्ट में तो ये बताओ क्या कैटलिस्ट क्या करता है? रेट कांस्टेंट को इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है, बस वही तो बताना है। कैटलिस्ट केएफ और केबी दोनों को इंक्रीज करता है। ओके, यही पूछा ना, हाउ विल कैटलिस्ट इफेक्ट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन? इट विल मेक इट फास्टर। ठीक है, ओके। यस। हो गया 60 तक कंप्लीट। ओके, तो एक बार फिर से इसी चीज को जो आज स्टार्टिंग में किया था, NO3 के कोलिजन हो रहे हैं, फिर उसमें से कोलिजन्स को क्या क्रॉस करना पड़ता था? किन कोलिजन? एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर, करेक्ट? तो उसी को थोड़ा सा और इसी बात को समझते हैं। चलो, अगर मान लो एक कंटेनर में दो गैसेज है, तो बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ZAB क्या होगा? गैसियस स्टेट में डिराइव किया था ये। ठीक है, यह DAB इसमें है, डायामीटर ऑफ A प्लस B अपॉन 2, और U बार AB है √8RT by 5 mu, where mu is reduced mass, molar mass of A into B by molar mass of A plus B। ठीक है, कितनी कोलिजन्स हो रही हैं? बट विल ऑल ऑफ दीज कोलिजन्स गिव अस रिएक्शन? नो। पहला बैरियर उनको कौन सा क्रॉस करना है? ओरिएंटेशन बैरियर। तो इसमें ऐसा करते हैं, पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एन स्टार क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम। उसको मैं क्या लिख सकता हूं? एवोगैड्रो नंबर इनटू मोलैरिटी ऑफ ए, करेक्ट? और इसी तरह NB स्टार को मैं लिख सकता हूं एवोगैड्रो नंबर इनटू मोलैरिटी ऑफ बी। अब इसमें से मान लो P fraction is crossing orientation barrier, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, so this is the fraction, this is the number of collisions
with proper orientation, correct, where P को हम बोलते हैं स्टीयरिक फैक्टर। ओके, दूसरा कौन सा बैरियर क्रॉस करना, एनर्जी बैरियर। तो मुझे उसके लिए निकालना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्टिवेटेड स्टेट। एक्टिवेटेड स्टेट का मतलब एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये कैसे निकालेंगे हम, मैक्सवेल को इंटीग्रेट करेंगे, गोइंग फ्रॉम ई थ्रेशोल्ड टू इंफिनिटी। ये इंटीग्रेशन करके हमें मिलता है ई रेज टू माइनस ई थ्रेशोल्ड माइनस ई एवरेज बाय आरटी। और इसीलिए थ्रेशोल्ड माइनस एवरेज को हम एक नई टर्म कहने लग जाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर इसमें मैं ई रेज टू माइनस ई ए बाय आर टी भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया नंबर ऑफ कोलिजन्स विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड प्रॉपर एनर्जी, करेक्ट, यस और नो? यस सर। तो यही हो गया रेट रिएक्शन। और इस पूरी चीज को, ये देखो अभी तक हम लोग इस पूरी चीज को, ये जो ब्रैकेट में है, इसी को तो के कह रहे थे। हम लोग रेट लॉ कैसे लिख रहे थे, के इंटू ए इंटू बी, करेक्ट। यस सर। और उस के में इसको हम ए कह रहे थे, ए ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है सर। हाँ। सर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्टिवेटेड स्टेट से ये वाला पार्ट नहीं समझा सर। यार कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है ये निकाल लें। यस सर। थ्रेशोल्ड से इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन कर दिया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का, हाँ सर। तो पता चल जाएगा कितनों की एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। हाँ सर समझा। तो ये ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी आरइनस इक्वेशन में क्या डिनोट करता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्टिवेटेड स्टेट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल FBS 62 देखो, उसमें क्या दिया है, 10⁻⁻⁶% molecules are in activated state। मतलब e⁻⁻⁸ कितना है, 10⁻⁸। और हाफ लाइफ 100 मिनट्स दी है, तो के हो गया ln2/100 which will be a into 10⁻⁻8। तो a की वैल्यू आ गई 0.693 इंटू 10⁻⁶। और a क्या होता है, a का सिग्निफिकेंस क्या है, a इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k। भाई e⁻⁻⁸ की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, करेक्ट। यस सर। चलो नोट कर लो।
हो गया? सो 1 सेकेंड सर। फिर जो आपने इंटीग्रेशन लिखा वो dn/d इंटू ई नहीं होगा? नहीं, तो मतलब वो डी डी कैंसिल ऐसा नहीं? कैंसिल हो जाएगा, तभी तो डीएन के इंटीग्रल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा। और स्टीयरिक फैक्टर क्या है? फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो बेसिकली फिर दिखा सकते सर हम्म इसके बाद। ठीक। तो स्टीयरिक फैक्टर पी क्या है? एक्चुअल रेट कांस्टेंट अपॉन, सॉरी, एक्चुअल रेट कांस्टेंट अपॉन कैलकुलेटेड रेट कांस्टेंट। Okay, and for most of reaction P की वैल्यू 0 से 1 के बीच हो। कुछ रिएक्शंस के लिए P is greater than 1, क्योंकि हम कैलकुलेटेड रेट कांस्टेंट में कुछ गलती कर जाते हैं। चलो नोट करो इतना। सर बोलो। हाँ सर, ये नहीं समझा कि मतलब ये पी जो स्टेरिक फैक्टर है, ये फ्रैक्शन ऑफ वो कैसे हुआ, मतलब वो मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग ओरिएंटेशन बाय रे। अरे यार, एक्चुअल रेट कांस्टेंट क्या होगा? √2 पाई डी ए बी स्क्वायर यू बार ए बी। कैलकुलेटेड रेट कांस्टेंट क्या है? उनका रेशियो पी देगा ना तुम्हें। अच्छा हाँ, ये यस यस। सर ये एन नॉट एवोगाड्रो नंबर है ना? हाँ,
कर लिया नोट? चलो एफबीओ कंप्लीट करना बुकलेट का। मैकेनिज्म्स बचा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके चलो वी स्टॉप हियर। बाय एवरीबॉडी। बाय। सर रिकॉर्डिंग सेंड नहीं किया आपने?